दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक फ्रेमवर्क बताया है। जब तक आप इस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक आप जो कुछ भी पढ़ोगे सीखोगे वो भूल ही जाओगे। जो भी इंसान किसी भी चीज़ को लंबे अरसे तक याद रख पाता है वो जानते हुए या ना जानते हुए इस फ्रेमवर्क का ही इस्तेमाल करता है। ये फ्रेमवर्क सिर्फ पढ़ाई में आपकी मदद नहीं करता बल्कि चीज़ों को समझने में और उनको लंबे अरसे तक याद रखने में आपकी मदद करता है। तो आप शायद सोचो कि अगर ये फ्रेमवर्क इतना पावरफुल है तो इसको इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता होगा। नहीं दोस्तों, बल्कि इसके बरअक्स इसको इस्तेमाल करके ही आप आसानी के साथ पढ़ाई कर सकते हो और चीज़ों को सीख सकते हो। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो आपको पढ़ाई में और किसी भी चीज़ को सीखने में बड़ी मुश्किल होगी, और जैसे ही आपको मुश्किल होगी आपकी तवज्जो भी पढ़ाई में नहीं लग पाएगी। ये वीडियो नहीं आपके हाथ में ख़जाना आ गया है, इसमें मैंने डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा। अगर आपने कोई स्किल सीखनी है या फिर कोई कोर्स करना है जैसे प्रोग्रामिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, अकाउंटिंग का, कोई भी कोर्स हो सकता है, उस सूरत में भी यही सिर्फ वो फ्रेमवर्क है जो आपको आसानी के साथ चीज़ों को लंबे अरसे तक याद रखने में, समझने में, सीखने में मदद कर सकता है, वरना आप अपने कोर्सेज को भी दरमियान में छोड़कर भाग जाओगे। दोस्तों इस फ्रेमवर्क के 3 हिस्से हैं और तीनों हिस्से ही बराबर की अहमियत रखते हैं। अब चलते हैं पहले हिस्से फाइनमैन तकनीक की तरफ। प्रोफेसर रिचर्ड फिलिप्स फाइनमैन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। वो फिजिक्स को और बहुत मुश्किल साइंस के कंसेप्ट्स को एक आम इंसान को भी बड़ी आसानी के साथ समझा दिया करते थे, जिसकी वजह से इनका उल्टा नाम द ग्रेट एक्सप्लेनर यानी कि अजीम वजाहत करने वाला पड़ गया था। इनके काम से बिल गेट्स इतना मुतासिर थे कि बिल गेट्स ने इनके सारे के सारे लेक्चर्स खरीद कर फ्री में पब्लिकली अवेलेबल करवा दिए थे। दोस्तों फाइनमैन तकनीक के 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज है समझने की कोशिश करें और उसको समझें। आपने जिस भी चीज़ को याद करना है सबसे पहले आप उस चीज़ को पढ़ें। अगर आपको समझ आ जाती है तो ठीक है, अगर समझ नहीं आती तो फिर भी आप उसको दोबारा पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस तकनीक के दूसरे फेज के अंदर आपने जो कुछ समझा है आप उस चीज़ को किसी दूसरे इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा इंसान अवेलेबल ना हो, उस सूरत में आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी दूसरे इंसान को समझा रहे हैं। जब आप समझाने की कोशिश करोगे तो पहले 1-2 बार आप सही तरह से समझा नहीं पाओगे, आप दरमियान में कहीं अटक जाओगे, तो आपने परेशान नहीं होना, दोबारा से समझाने की कोशिश करनी है, ऐसा आपके साथ होगा। अब फाइनमैन तकनीक का तीसरा फेज और सबसे इंपॉर्टेंट फेज, इस फेज के अंदर जो पहले आपने पढ़ा था, जो आपने समझाया था, उस चीज को किसी 10 साल के बच्चे के समझाने की कोशिश करनी है। उस चीज़ को इतने आसान अल्फाज के अंदर समझाने की कोशिश करनी है कि एक 10 साल का बच्चा, एक अनपढ़ इंसान, उसको भी समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है। किसी भी मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना, अपने अल्फाजों को आसान रख के समझाना है। जब आप इस तरह समझाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा आसान अल्फाज के अंदर समझा ही ना पाओ, लेकिन जब आप 3-4 बार मुसलसल कोशिश करोगे तो आपको वो चीज़ खुद एकदम अच्छी तरह से समझ आ जाएगी और आप किसी 10 साल के बच्चे को भी वो चीज समझाने के काबिल हो जाओगे। बस आपने करना यह है कि उस चीज को एकदम आसान अल्फाज में रखना है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, समझना है, याद करना है। सबसे पहले आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बुक से या कहीं भी पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि हर एक्शन का एक बराबर लेकिन मुखालिफ रिएक्शन होता है। सबसे पहले आपने इस डेफिनेशन को पढ़ा, समझने की कोशिश करें इसमें क्या बात हो रही है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, वो मुखालिफ सिमत में होता है, बराबर होता है। इस चीज़ को समझें पहले फेज़ के अंदर। अब चलते हैं दूसरे फेज़ के अंदर। इस फेज़ के अंदर जो आपने समझ लिया है इसे हमने समझाना है किसी दूसरे इंसान को। अब दूसरा इंसान अवेलेबल नहीं है तो हमने खुद ही इमेजिन करके किसी दूसरे को समझाने की कोशिश करनी है। जब आपने किसी दूसरे को समझाना है तो उस वक्त आप इस तरह समझाओगे कि अगर आप किसी दीवार पर फोर्स लगाओगे तो वो दीवार भी आप पर फोर्स लगाएगी। अब यहाँ पे फेज़ 2 कंप्लीट हो जाता है। आपने किसी दूसरे को समझा दिया और बगैर अटके हुए एकदम आसानी के साथ समझा दिया। अब सबसे मेन फेज़ 3 आ जाता है, जिसमें आपने सादा अल्फाज इस्तेमाल करने हैं कि एक बच्चे को भी समझ आ जाए। इसमें आप कैसे समझाओगे? अगर आप दीवार पर मुक्का मारोगे तो दीवार भी उतनी जोर से आपको मुक्का मारेगी। अब ये चीज़ एक बच्चे को भी समझ आ जाएगी, ये चीज़ एक अनपढ़ को भी समझ आ जाएगी, सबको समझ आ जाएगी, लेकिन इन सबसे हटके ये चीज़ अब मुकम्मल तौर पर आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेप की तरफ, फ्लैश कार्ड्स। दोस्तों साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्चेस की हैं जिसमें पाया गया है कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से अगर हम किसी चीज को याद कर सकते हैं या लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं
तो वो चीज है फ्लैश कार्ड्स। आप शायद पूछो कि फ्लैश कार्ड क्या होता है। दोस्तों ये एक पेपर का टुकड़ा ही होता है। इसकी एक साइड पर हमने क्वेश्चन लिखा होता है और इसकी दूसरी साइड पर हमने आंसर लिखा होता है। दोस्तों देखने में ये कोई खास चीज नहीं लगती, लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें चीजें बहुत अच्छी तरह से याद होती हैं। आपने करना ये होता है कि जो भी आपने समझा है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन पाते हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स के फ्लैश कार्ड बना लेने होते हैं। बाद में आपने किसी एक रैंडम फ्लैश कार्ड को उठाना होता है, उस पे लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ना होता है और उसका जवाब देने की कोशिश करना होती है। जब आप जवाब दे चुके हों उसके बाद में आपने उसको उल्टाकर जो जवाब उस फ्लैश कार्ड के पीछे लिखा है उसको पढ़ना है और जो आपने जवाब दिया था और जो पीछे लिखा है इन दोनों को मैच करके देखना होता है। अब आप पूछोगे कि इसमें खास बात कौन सी है। दोस्तों फ्लैश कार्ड्स के अंदर खास बात जो है वो मैं इस फ्रेमवर्क के तीसरे स्टेप के अंदर बताऊंगा। बस आप ये समझ लें कि आपने इस तरह से फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। लेकिन पर्सनली दोस्तों मैं खुद फ्लैश कार्ड्स नहीं बनाता क्योंकि इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पेपरों को काटना पड़ता है और बाद में बाज़ औक़ात जो हमारे कार्ड्स होते हैं वो गुम हो जाते हैं या फिर मैथ के कार्ड्स और फिजिक्स के कार्ड्स मिक्स हो जाते हैं, मसला होता है। बल्कि मैं जो सिंपल काम करता हूं, जिस तरह से हम रजिस्टर पर ऊपर क्वेश्चन और नीचे आंसर्स लिखते हैं मैं उसी तरह से लिखता रहता हूं। और जब मैंने फ्लैश कार्ड्स को पढ़ना होता है तो मैं एक पेपर का टुकड़ा लेके जवाब के ऊपर रख देता हूं, सवाल को पढ़ता हूं और फिर उसका जवाब दे देता हूं। यानी कि फ्लैश कार्ड्स का काम खत्म करके पेपर के ऊपर ही सारा कुछ लिख देता हूं। अब आपने फाइनमैन तकनीक लगाकर जो चीज समझी है उसके सवालात बना लेने हैं। जैसे कि आपका सवाल हो सकता है कि जब आप दीवार पर मुक्का मारते हो तो दर्द क्यों होता है। ऊपर आप ये सवाल लिखोगे, इसके नीचे अब आपने इसका जवाब लिखना है। जब आप दीवार पर मुक्का मारते हो तो दीवार भी उतनी ही जोर से आपको मुक्का मारती है। इसी तरह से इसके अंदर और भी जितने क्वेश्चंस हैं उनको निकाल लेना है। जैसे किसी एक्शन के बाद क्या होता है, इसी तरह से हम इसका जवाब लिख देंगे। एक्शन के बाद रिएक्शन होता है लेकिन रिएक्शन मुखालिफ सिमत में होता है। इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन आंसर्स बना के लिख देने हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपने सिर्फ एक बार बनाने हैं अपनी जिंदगी में। बाद में इन क्वेश्चन आंसर्स से आपने रिवीजन करनी है। जब भी आपको भूलेगा तो आप इन क्वेश्चन आंसर से अपनी रिवीजन कर पाएंगे। इस चीज का आपने बिल्कुल खास ख्याल रखना है कि क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़े ना हो। जैसे कि फिजिक्स के दूसरे चैप्टर में हमने क्या सीखा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अपने फ्लैश कार्ड्स पर नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सीखी हैं, बल्कि आपने उन चीजों का लिखना है कि फलां चीज क्या है, फलां चीज क्या है। और अपने सवालात को बहुत छोटा भी नहीं कर देना, बल्कि दरमियाने साइज के सवालात रखने हैं जिनका जवाब एक पैराग्राफ के अंदर या एक लाइन के अंदर दिया जा सकता हो। दोस्तों फ्लैश कार्ड्स बनाने के बाद हम चलते हैं अपने फ्रेमवर्क के तीसरे स्टेप की तरफ, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन। दोस्तों डॉक्टर डनलोस्की और जेफ कार्पिके ने 2 ग्रुप्स पर रिसर्च की थी। उन्होंने 2 ग्रुप्स को लिया, एक ग्रुप का नाम ग्रुप ए और एक का नाम ग्रुप बी था। ग्रुप ए को कहा गया कि तुमने 3 घंटे पढ़ना है और ग्रुप बी ने भी 3 घंटे पढ़ना था, लेकिन इन दोनों ने अलग अलग मेथड्स से पढ़ना था। ग्रुप ए को कहा गया कि आप एक चीज को बार बार पढ़ो और उसको याद करने की कोशिश करो। दूसरी तरफ ग्रुप बी को कहा गया कि तुम चीजों को सिर्फ एक बार पढ़ो और उसके बाद में जो पढ़ा है उसका अपने आप को जवाब दो, अपने आप का खुद टेस्ट लो। सिर्फ एक बार पढ़ना है, बाद में खुद को खुद का टेस्ट देना है। दोस्तों दोनों ग्रुप्स के पास 3-3 घंटे थे पढ़ाई करने के लिए। जब इन दोनों का रिजल्ट आया तो ग्रुप बी ने, जिन्होंने एक बार पढ़ के बाद में अपने आप को टेस्ट देना था, उनकी परफॉर्मेंस 60% से ज्यादा अच्छी थी। और जो सिर्फ बार बार पढ़ के याद कर रहे थे उनको बहुत कम चीजें याद हुई थी। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब 1 हफ्ते के बाद इन दोनों ग्रुप्स का दोबारा से टेस्ट लिया गया तो ग्रुप ए जो था, जिन्होंने बार बार पढ़ के चीजों को याद करना था, वो तकरीबन 90% चीजों को भूल चुका था, उसको पता ही नहीं था उसने क्या पढ़ा था। लेकिन जो ग्रुप बी था, जिसने चीजों को एक बार पढ़ा था और उसके बाद में बार बार अपना टेस्ट लिया था, उस ग्रुप को 70% चीजें याद थी। दोस्तों यही नहीं, इसके बाद भी इन दोनों ग्रुप्स का एक और टेस्ट लिया गया। इसमें पता चलाया गया कि किस ग्रुप को चीजें ज्यादा अच्छे तरह से अंडरस्टैंड हुई हैं। तो तब भी बी ग्रुप की, अपने आप को टेस्ट देने वाले ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग ग्रुप ए की निस्बत बहुत ज्यादा थी। इसीलिए दोस्तों आपने चीजों को सिर्फ एक बार पढ़ना है और उसके बाद में अपने आप का खुद ही टेस्ट लेना है, अपने आप से पूछना है कि मैंने क्या पढ़ा है। और दोस्तों इसी वजह से आपने फ्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल करना है। फ्लैश कार्ड्स पर आपने क्वेश्चन एक बार लिख दिया, उसका जवाब एक बार लिख दिया। अब उसके बाद में आपने उस क्वेश्चन को देखना है और अपने आप का टेस्ट लेना है कि मैंने इसका जवाब क्या लिखा था। अब जब आप 2-3 बार अपना टेस्ट ले लोगे तो आपको वो चीज एकदम अच्छी तरह से याद हो जाएगी और ऐसी होगी कि वो भूलेगी कभी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी उस चीज का कुछ पार्ट आपको भूल जाएगा। ये सभी इंसानों के साथ होता है, भूलना हमारी फितरत है। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं फॉरगेटिंग कर्व, यानी कि चीजें आपको किस तरह से भूलती हैं। जिस दिन आप पढ़ते हो, यानी कि ये 0 वाले दिन, उस दिन के एक दिन के बाद आपको 20% चीजें भूल चुकी होती हैं। इसलिए आपने जिस चीज को आज पढ़ा है उसको कल लाजमी पढ़ना है
और जब आप कल लाजमी पढ़ोगे तो फिर अगले 2 दिनों के बाद यानी तीसरे दिन चीजें आपको 20% भूल जाएंगी। तो फिर आपने उसकी रेपिटेशन करनी है, फिर आपने एक दफा अपने सवालात को उठाना है और उनके जवाब देने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद 6 दिनों के बाद आपको दोबारा से चीजें 20% भूल जाएंगी। अब छठे दिन दोबारा से आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये जो प्रैक्टिस है ये फिर आपके कई महीनों तक चलेगी, कई आने वाले महीने आपको वो चीज बिल्कुल नहीं भूलेगी, लेकिन तब भी कुछ परसेंटेज आपको भूल जाएगी। उसका यही हल होगा कि जो आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं सिर्फ उनके क्वेश्चंस देख के जवाब देने की कोशिश करें। जिस दिन आपका पेपर होगा तो आपने बुक नहीं पढ़नी बल्कि यही क्वेश्चन आंसर्स आपने देखने और इनका जवाब देने की कोशिश करनी है। आपकी रिवीजन मुकम्मल तौर पर 100% हो जाएगी, 100% चीजें आपके जहन में रह जाएंगी। इस चीज को एकदम याद रखिएगा कि आपने एक दिन के बाद जो पढ़ा है उसका दोबारा से टेस्ट लेना है, 3 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट लेना है और 6 दिन के बाद दोबारा से टेस्ट लेना है। इस टेस्ट लेने के बाद चीजें आपको लंबे अरसे तक याद तो हो चुकी हैं और ये टेस्ट लेना मुश्किल नहीं, आपको लग रहा होगा मुझे पता नहीं कितनी देर टेस्ट लेना पड़ेगा, 10 मिनट का काम होगा ये सिर्फ, क्योंकि क्वेश्चन लिखे होंगे, आंसर्स आपने देने और एक बार पढ़ने हैं। अगर कोई भी इंसान इस वीडियो के ये फार्मूले इस्तेमाल नहीं करता तो वो चीजों को कैसे लंबे अरसे तक याद रखेगा? ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। इस वीडियो को पीछे ले जाएं, दोबारा से शुरू करके देखें, अच्छी तरह से समझे मैंने जो समझाने की कोशिश की है। अपने छोटे बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अपनी क्लास के अंदर जो आपके दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि चीजों को अच्छी तरह से समझ के पढ़ के लंबे अरसे तक याद रखा जा सके।